तो आज की बातचीत शुरू करते हैं और आदतन भी और फितरतन भी मैं इसको गालिब के एक शेर के साथ शुरू करना चाहूँगा जो कि बहुत सूटेबल है आज के ओकेजन के लिए और फिर बताऊंगा कि कैसे सूटेबल है। गालिब का एक शेर है जो गालिब खुद के बारे में कहते थे कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। गालिब में इतनी खासियत थी, इतनी चीज़ें भरी हुई थी और वो शायद इस ज़मीन पर पैदा हुए सबसे महान पोइट्स में से एक हैं। अब गालिब का जिक्र क्यों, वो इसलिए कि आप सबको शायद पता हो और ना भी पता हो तो मैं बताता चलूं कि मिर्ज़ा गालिब असदुल्ला खां मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए और उनका कार्यक्षेत्र रहा दिल्ली और वहीं से उनका नाम पूरे देश में फैला। तो हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं जिनका किरदार कई दिलों पे चस्पा होता रहा है, जिनकी फिल्मोग्राफी काफ़ी बड़ी है और आगे और बड़ी होती ही जा रही है और बड़ी होगी भी, और रंगमंच पर, स्क्रीन पर आप सब ने इन्हें देखा है, अपने मेमोरी पर थोड़ा जोर डालेंगे तो याद भी आएगा और आगे भी ये दिखते रहेंगे। तो इनका नाम है जो आप पीछे पढ़ पा रहे हैं, श्री हेमंत माहौर। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं हम अपने शहर में। और मालूमात के तौर पर ये हम सबके साथ होना चाहिए कि इनका जन्म भी आगरा में हुआ और इनका कार्यक्षेत्र भी दिल्ली रहा और दिल्ली से फिर पूरे देश ने इनको जाना। तो ये समानता, ये सिमिलरिटी मिर्जा गालिब और हेमंदा में है। और जो काम करने का इलाका है जहां ये काम कर रहे हैं, चाक्षुष माध्यम में, विजुअल मीडियम है ये। और मिर्जा गालिब के समय में विजुअल मीडियम कुछ नहीं होता था, पोएट्री करते थे, बट परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसा ही कुछ वो भी था और ये तो है ही परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो बातचीत शुरू हम वहीं से करेंगे, आगरे से करेंगे सर। जी जरूर। आगरे में अब मेरे लिस्ट में 3 चीजें मशहूर हैं, एक तो वहां का ताजमहल, एक पागल खाना और तीसरा हेमंदा। तो आगरे से आपकी बात शुरू करते हैं कि आगरे में आप पैदा हुए, कितना वक्त वहां बिताया और ऐसी क्या घटनाएं रही, ऐसे क्या हालात रहे कि आपने, मैंने पढ़ा है कहीं कि आपने 6 साल की उम्र से एक्टिंग शुरू कर दी। जी जी। तो आप पर पड़ने वाले वो प्रभाव कौन से थे, जिन्होंने, कौन से असर थे कि इतनी कम उम्र में आपने ये शुरू कर दिया? एक्चुअली मेरा जन्म तो आगरा में हुआ जी, और मेरे फादर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं जी। तो मेरे जन्म के करीब 2-1 साल के बाद ही पापा का ट्रांसफ़र हो गया आगरा से। और मुझे एक्टिंग का, जो आपने कहा कि बहुत कम उम्र से मैंने शुरू कर दी थी, उसका बहुत बड़ा कारण था कि मेरे पापा मम्मी को फिल्में देखने का बहुत शौक था। अच्छा। तो वो हर संडे कम से कम फिल्म ज़रूर देखते थे। वाह। तो वहाँ से ये चीज़ आई और बस चलती चली गई। फिर जहाँ जहाँ पापा का ट्रांसफ़र होता गया वहाँ वहाँ मैं किसी न किसी बहाने स्टेज पर चलता चला गया। और फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब तब जो है पापा से बोलते भी थे तो पापा को कोई ऐसा लगता था ठीक है अभी बोल रहा है, एक्टिंग करनी है। लेकिन वो 10th तक आते आते इतना ज़्यादा जुनून हो गया कि मुझे लगा ही नहीं कि इसके अलावा मैं कुछ कर पाऊँगा। बहुत बढ़िया। तो मतलब काफी पहले से ही ये चीज पता थी, वो डायरेक्शन आपने अंदर कहीं महसूस कर लिया था। हाँ। कि उधर ही जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, कई जगहों पे कह चुका हूँ और मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि अब मैं थोड़े ऐसे प्रश्नोत्तरी जैसे चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ। ये बैठकी है, यहाँ हमारे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और हाँ, स्टूडेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जाने उस चीज़ को। मैं ये हमेशा देखता हूँ कि शहर जो होता है, एक कलाकार के अंदर उसका शहर है, कितना है या नहीं है, ये उसकी व्यापकता को कम करता है। लेकिन अगर आपके शहर में कोई कलाकार है तो वो उस कलाकार की व्यापकता को बड़ा करता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं। हो सकता है कि कुछ सवाल बहुत डायरेक्ट हो और क्योंकि मुझे खुल के बात करने की आदत है तो मैं खुल के ही बातें करूंगा। जैसे अभी रिसेंटली एक बड़ा मुश्किल हो गया है ये फर्क करना उन एमेच्योर थिएटर गोइंग लोगों के लिए, या जो कभी कभी नाटक भी कर लेते हैं, मेरे तरह के लोग, तो वो जो कि इनको पता है वो नाटक देखना बहुत पसंद करते हैं, जाते, तो उनके लिए एक बड़ी मुश्किल सी चीज हो गई है ये डिफरेंशिएट करना कि किसको अच्छी एक्टिंग कहते हैं और कौन सी एक्टिंग कुछ खास नहीं है। और उसका बहुत बड़ा कारण है अभी आने वाली जो फिल्में या वेब सीरीज जो आ रही हैं। जैसे अभी हाल में गुजरी एक वेब सीरीज पंचायत, काफी अच्छा
बहुत बढ़िया बना, विषय वस्तु काफी अच्छा था, उसमें जो किरदार थे वो भी काफी अच्छे थे। और आप सबको पता ही होगा कि उसमें एक डायलॉग जो बहुत आजकल मीम्स में भी आ रहा है कि देख रहा है ना विनोद, और उसका कैरेक्टर जो विनोद है उसकी अदायगी, उसके बोलने की, चुनौतियां बहुत महंगा पड़ता है भैया। सो दैट एक्टर इज फ्रॉम बिहार एंड ही इज एनेक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम बिहार और यूपी, सो ही इज वेरी फाइन इन डूइंग दैट। वो बहुत बढ़िया से वो कर पा रहा है। लेकिन अगर इसी व्यक्ति को मुंबई के आदमी बनना पड़ेगा तो क्या वो इतनी अच्छे से कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो क्या उसे तब भी उसी श्रेणी का एक्टर मानना सही होगा? मेरे हिसाब से देखिए क्या है कि जब तक वर्सेटैलिटी नहीं होगी तब तक नहीं बोलना चाहिए इसके लिए जी। क्योंकि बात अगर मैं एक्टिंग की करें तो मीडियम अलग अलग है जी। सिनेमा का मीडियम है, थिएटर का मीडियम है, आप जो कह रहे थे मैच्योर और जी। क्या अच्छी एक्टिंग है, तो उसका मापदंड बहुत अलग, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग होता है जी। ऐसे में क्या है कि मुझे मालूम है कि मैं अब चाहे बिहार में पैदा हुआ हूँ चाहे यूपी में पैदा हुआ हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे किसी भी भाषा में, किसी भी स्टेट में, किसी भी डायलेक्ट का मुझे कैरेक्टर करने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस पर काम करूँ। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है, और अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी तो नहीं बोलूँगा, अक्सर ऐसा होता है कि आजकल जो कैरेक्टर्स मिल भी रहे हैं ना, तो बहुत ऐसा होता है कि तुरंत 2 मिनट की मैगी वाला मामला है कि भाई ये इसमें फिट लग रहे हैं या इसी तरह की बैकग्राउंड है और इसी तरह का जो है डायलेक्ट भी है, चलो इनको ले लेते हैं। एक्टिंग को मैं तब, मुझे तब बड़ा मजा आता है जब एक्टिंग से आपका कम से कम रिटायरमेंट के बाद तक आपका पैसा एक्टिंग से आए। वाह, उसको बोलेंगे, बहुत बड़ी बात। अदरवाइज कोई मतलब नहीं हो उसका। वो 2-4 साल आपने काम किया, उसके बाद पता लगा आपने, आपके अंदर से कुछ अच्छा करने की इच्छा ही है ही नहीं, तो आप क्या 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 गेन कर पाओगे? तो मैं बिल्कुल इस बात को सीधे सीधे बोलूंगा कि तमाम एक्टर पहले भी आपने देखे हैं जो बीच बीच में आए, अचानक 2-3 साल लोगों को लगा बहुत ही जबरदस्त एक्टर है, उसके बाद हमको लगा रहे यार फिर एक जैसे ही चल रहा है। हाँ। तो इसका यही है कि उस एक्टर को भी काम करना चाहिए, बिकॉज उसको अर्बन रोल भी मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कितना जरूरी हो जाता है ये, जैसे इस पर मेरी अक्सर बात होती रहती है, पुंज प्रकाश भैया से भी बात होती रहती है और कई जगहों पे बात होती रहती है, कितना जरूरी है तलफ्फुज का सही रहना, उच्चारण का सही रहना, प्रोनाउंसिएशन का सही रहना। क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं, और जरूरत पड़ी तो नाम ले भी सकते हैं आगे जाकर, लेकिन बहुत बड़े बड़े हमारे राज्य से भी एक्टर्स हुए हैं जो बड़ी बड़ी फिल्में भी कर रहे हैं, लेकिन उनका तलफ्फुज आज भी सही नहीं है। वो आज भी स और श में परेशान है, आज भी र और ड़ में परेशान है। तो क्या ये ट्रेट उनको कहीं ना कहीं कम करता है, या फिर ठीक है उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ देना चाहिए, बिकॉज देखिए क्या है, ये पूरा जो सिस्टम है ना, साउंड वाला सिस्टम है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो एक्टर हो या ना हो, अगर किसी पार्टी में या किसी से मिलने गया है, बिल्कुल, अगर उसने सही शब्दों का इस्तेमाल किया है तो ये कानों को अच्छा लगता है। बिल्कुल कर्णप्रिय होता है वो। हम उसको समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वो बात अलग है, वो अच्छा लगेगा। जैसे हम कभी अगर शुद्ध संस्कृत में कोई मंत्रोच्चारण सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, भले ही हमें उसका मतलब नहीं मालूम। बिल्कुल। तो अभिनय का पहला चैप्टर है तलफ्फुज। अभिनय का पहला चैप्टर है तलफ्फुज। ये चीजें आप नोट भी कर सकते हैं और अपने जहन में बिठा भी सकते हैं, क्योंकि ये बिहार से होने के नाते, आप तो फिर भी आगरा से, उत्तर प्रदेश से हैं, हम लोग बिहार से, हम लोग बाहर जब पढ़ने गए तो हमें कई बार ऐसा होता था कि लोगों से मुलाकात के बाद वो ये मानने को तैयार नहीं होते थे कि हम बिहार, वो सारा गेस कर लेते थे कि अच्छा यहाँ से यहाँ से। हाँ जी जी जी। हाँ, तलफ्फुज इन द सेंस डिक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे। पता है भैया, तलफ्फुज, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन एक ही बात है जी। तो वही हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे सॉरी बात कर रहा हूँ, मैं 6th में पढ़ता था, मेरे पापा की पोस्टिंग थी उस वक्त फर्रुखाबाद में। अच्छा। तो वहाँ उस वक्त ये चलन था कि उर्दू के साउंड के लिए जो है मौलवी आया करता था। वो ट्रेंड खत्म हो गया, या फिर होना चाहिए कम से कम जो है, जो भी भाषा, क्योंकि हमारी हिंदी जो है वो मिली जुली है, तो वहाँ कम से कम एक्टर का ये, अब हर चीज़ तो आपको अवेलेबल नहीं हो सकती, कुछ आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ, जो लोग पार्टियों में अंग्रेजी में बात करते हैं बट हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, वो हिंदी जो उनको दी जाती है कम से कम वो सही बोलते हैं। बिल्कुल। उनका पहला काम है कम से कम उतनी तो कम सही बोलें आप। बिल्कुल। और हम थिएटर के लोग हैं, हम थिएटर से बिलोंग करते हैं, हमारा पहला सबसे पहला काम यही है कि हम कम से कम अपनी जबान को सही रखें। ये बहुत बड़ा होमवर्क है अभी के जनरेशन के लिए, करना बहुत ज़रूरी है कि आप जब बोलें तो चाहे आप जिस भी भाषा का प्रयोग करें, और जैसा कि हेमंत ने बताया कि मिली जुली भाषा है हिंदी,
हिंदी कोई और उर्दू ये अलग नहीं, हिंदुस्तानी एक भाषा है जिसमें कि उर्दू के भी शब्द हैं। आप बेहतर आप जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसके शब्दों का प्रयोग ढंग से करें, ये बहुत जरूरी है, और एक्टर के लिए और टीचर के लिए और लॉयर के लिए मुझे लगता है इन प्रोफेशंस में तो ये बहुत जरूरी है, तो वो होना ही चाहिए, सही होना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज और हेमंत मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कि थिएटर बहुत पैशनेट लोगों का काम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है, और बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, काफी ध्यान देना पड़ता है। और अभी हाल में मैं कहीं देख भी रहा था तो मुझे लगा ऐसा कि उत्पल दत्त जैसे एक्टर्स या बहुत सारे लोग थिएटर से निकल के ऊपर आए, फिर फिल्मों में भी काम किया, बट वो थिएटर करते रहे। अभी के दौर में शायद आपको भी ये लगता हो, मुझे ये महसूस होता है, तो मैं अपनी बात कहता हूं कि थिएटर को अपकमिंग एक्टर्स ने, बडिंग आर्टिस्ट्स ने एक सीढ़ी जैसा मान लिया कि हम पहले थिएटर करेंगे फिर मुझे सिनेमा में कोई रोल मिल जाएगा। जी, तो थिएटर की ऐसी स्थिति का होना क्या ये ठीक है आगे भविष्य के लिए? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कॉमर्स है ना, कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो एक्टर थिएटर से निकल करके सिनेमा में बड़े बने हैं उनको फिर से कम बीच बीच में इतना समय निकालना चाहिए कि वो थिएटर करें, ताकि ऑडियंस जुटे, उनके नाम से जुटे कम से कम। बिल्कुल। अब रही बात जो आपने कहा कि नहीं ये क्या, आई एम सो सॉरी, मैं स्टार्टिंग बताइए, मैं मिस कर गया। थिएटर को सीढ़ी बना लिया है आज के सीढ़ी बना लिया है। आप देखिए किसी भी आज के बच्चों को जो बहुत इजी हो गया है कि चलो कास्टिंग डायरेक्टर वहाँ पर है, कास्टिंग एजेंसीज हैं, और आप जो है उनको बोल देंगे मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, बट पता लगा कि आपने कहाँ थिएटर किया है, कौन सा थिएटर किया है, कुछ पता ही नहीं है। हम एक तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि मैंने 2 प्ले कहीं पर कर लिए हैं, या स्कूल में कर लिए हैं, या किसी कॉलेज में कर लिया है, और मैं बोलूँ कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। वो बड़ा आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज जो समय लाइफ का है वो तो गया आपका। तो ये नहीं करना चाहिए। आप बाकायदा प्रॉपर काम करो, उस पर समय देना चाहिए। बिल्कुल। तो थिएटर को सीढ़ी ना बनाए, मतलब वहां टाइम दें, और जो अगर आप एस्टैब्लिश भी हो जाए तो वापस वो करते रहें। थिएटर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा। अगर मैं कोई कमर्शियल काम करने जा रहा हूँ जी, भले ही थिएटर में पहली बार काम करने जा रहा हूँ या किसी फिल्म में मुझे रोल मिला है, तो किसी को मतलब नहीं होता है कि आप थिएटर से आए हैं। अच्छा, आप वहां दिखाइए आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल, आपकी तैयारी क्या है। बिल्कुल। वो आपको थिएटर के बिना पर कास्ट नहीं करने जा रहा है। आप क्या हैं, आप कितना कर पा रहे हैं, वो उस पर कास्टिंग होगी आपकी। बिल्कुल। बीते कुछ समय में आप कह लें 10-20 साल का जो स्पैन बीता है, सिनेमा की बात कर रहा हूं, तो इसमें धमक रही है आपके इंस्टीट्यूट के लोगों की, जहां से आप पास आउट हुए हैं, जहां से पुंज भैया पास आउट हुए हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD। तो वहां के जो लोग पढ़ के गए हैं उन्होंने बड़ी सधी हुई एक्टिंग की है। तो लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो NSD में नहीं पढ़े और वो अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जरूरी है कि अगर आप बहुत बेहतरीन एक्टिंग सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में करना चाहें तो NSD से होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या डिफरेंशिएट करता है? NSD में क्या ऐसा अलग होता है जो बाकी जगह पे पढ़ के नहीं हो सकता? वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जी कि जहां पर आप बिना किसी इनसिक्योरिटी के 3 साल बिताते हैं जी, कि आपको खाना शाम को मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, लाइब्रेरी आपके पास है, सारी फैसिलिटीज आपके पास हैं। आपका ये काम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको सेलेक्ट किया है, आपको स्कॉलरशिप भी दे रही है, आपके ऊपर है कि आप वहाँ से सीखें। वो 3 साल ऐसे हैं 24/7, जो भी आप मान लीजिए 24 घंटा पूरे दिन के 3 साल लगा लीजिए, वो आपके अपने हैं, उसमें जितना कर सकते हैं करिए। वहाँ की दीवारें भी बोलते हैं ना कि सिखा देती हैं, बिकॉज एक आपको फर्क तो पड़ता ही है, आप कहाँ पर किससे बात कर रहे हैं, किन लोगों के साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। बट जो दूसरे जो लोग हैं जो नहीं वहाँ से पास आउट हैं, मैं उनको भी बोलूँगा बहुत बढ़िया एक्टर हैं भाई, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। बिल्कुल, एक क्राफ्ट है ये, जो मुझे लगता है कि लाइफ के एक्सपीरियंस से निकलती है। आप जो सोच रहे हैं किताबों से, मैं नहीं मानता हूँ कि किताबों से आप एक्टिंग कर सकते हैं। लिटरेचर आपको यहाँ से इंटेलेक्ट बनाता है, जो बड़ा फर्क पड़ेगा आपके उसमें। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि जो नॉन NSDN हैं या किसी इंस्टीट्यूट से नहीं पास आउट हैं वो अच्छे एक्टर नहीं है, ये कतई नहीं है। बिल्कुल, वो उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है। मैं अगर पास आउट हूँ और मैंने अपने ऊपर 3 साल के बाद, पास आउट होने के बाद काम किया है, तो वो दिखाई देगा। बिल्कुल। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर आप NSD में नहीं है तो आप नहीं सीख सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि अगर आप NSD में हैं तो आपको एक
माहौल, एक एम्बियंस जरूर मिलेगा क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसी चीज के लिए डिजाइन। मैं यहाँ से थोड़ी सी और बढ़ाता जी हूँ। जी मैं बड़ा लकी हूँ कि मैं एनएसडी से हूँ, मेरी सेकंड मदर है वो। बिल्कुल अगर वो नहीं होती तो मैं शायद अभी आपके सामने ना बैठा होता। बिल्कुल मैंने वहाँ से वो चीज़ें सीखी हैं, वो उतने प्रबुद्ध लोगों के सामने मैं रहा हूँ, देखा है मैंने उनको, उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ये उसका बड़ा फायदा है बिल्कुल। मुझे मिला। मैं आज भी कभी कभी सोचता हूँ, और जिस दिन पास आउट हो रहा था स्कूल से, मुझे लगा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। मैं प्रैक्टिकल करता रहा, जो जो पढ़ सकता था पढ़ा। आज सोचता हूँ कि नहीं यार, इतना कुछ अभी बाकी है पढ़ने के लिए। तो वो मुझे वहाँ से एहसास हुआ, स्कूल ऑफ ड्रामा से। जी तो उसकी अपनी एक, हम बड़े लकी मानते हैं अपने आप को, वहाँ से पास आउट हैं। तो लेकिन काम तो पास आउट होने के बाद भी करना पड़ेगा। असली प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू होगी। बिल्कुल, वही मैं सोचता हूँ। और जो कि आपने कहा कि सेकंड मदर है या जो ऐसी इमोशनल बातें, वो मुझे लगता है कि हर बंदा जो किसी भी इंस्टीट्यूट से पास आउट होता है वो उसके बारे में ऐसा ही फील करता है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा ही सोचता हूँ, जो पटना यूनिवर्सिटी से पास आउट होगा वो वैसा ही सोचता होगा। और मुझे भी लगता था कि मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय छोड़ा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी छूट गई, कुछ नहीं पढ़ा। बिल्कुल। और जबकि बाहर लोग कह रहे थे कि तुम बहुत पढ़ लियो लेकिन मैं नहीं मान रहा था, अंदर से पता होता है लेकिन वो अंदर दिखता रहता है कि नहीं नहीं ये चीजें छूट गई। तो बिल्कुल सही बात है। तो एक सूत्र मिला आपको, इससे बहुत डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं। जो ऐसा सोच रहे हैं आगे के लिए कि मुझे वहां जाना है, बेशक पहुंचिए, और अगर नहीं पहुंच पाए तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। एक चीज और थिएटर की ही बात हम कर रहे हैं, फिर सिनेमा की तरफ भी चलेंगे जरूर। थिएटर जो आजकल हो रहा है, मैंने अभी एक हाल में एक रील देखा, कहीं बहुत पुरानी सी एक रिकॉर्डिंग थी, उत्पल दत्त उसमें बोल रहे थे, मैंने साझा भी किया था कुछ लोगों से, कि थिएटर को इंटेलेक्चुअलाइज करने की क्या जरूरत आन पड़ी है। थिएटर अम्यूजमेंट और अमेजमेंट के लिए है, मजा आना चाहिए। इट शुड अपील टू योर इंटेलेक्ट बट थ्रू योर हार्ट। मस्तिष्क तक बात बेशक पहुंचे लेकिन दिल के रास्ते पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये उत्पल दत्त का कहना था कि क्यों जबरदस्ती उसमें बहुत भारी चीजें डालना, बहुत इमोशनल कर देना या बहुत प्रबुद्ध बातें कर देना। या आजकल मैं देखता हूं कि कुछ लोगों ने जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली और जो नए स्ट्रीम्स आ गए हैं, मैं बच्चों से जरूर चाहूंगा कि इसको समझना शुरू करें और ये समझें। जैसे हमारे पास आते हैं ना कुछ थ्योरीज होती हैं, जैसे फेमिनिज्म एक थ्योरी है, मार्क्सिज्म एक थ्योरी है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक थ्योरी है, जिसकी पढ़ाई यूनिवर्सिटीज में कराई जाती है और साहित्य वाले पढ़ते हैं उसको। लेकिन वो नाटक को भी उसी पढ़ाई के आधार पर जज करने लगते हैं। अगर मैंने नाटक में कोई चलता फिरता सा गाना इस्तेमाल कर लिया तो क्या बुरा है उसमें? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे, मैं उत्पल दत्त से सहमत हूं कि इंटेलेक्चुअलाइज बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप आते हैं, और सैमुअल टेलर कॉलरिज, अगर आप जानते हो, बहुत बड़े कवि थे अंग्रेजी के, उन्होंने एक बार कहा था, एक टर्म यूज किया था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि जो आपके अंदर अविश्वास है उसको जानबूझ के नीचे गिरा दीजिए जब आप किसी आर्टिस्टिक पीस को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, एंड एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। तो मैं सहमत हूं उत्पल दत्त से, आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, किसी भी बात को जितनी सरलता से कहा जा सकता है वही करना चाहिए। जी, मैं अगर अपनी बात कर रहा हूं, अब छोटे बच्चे से हम जब इंटरेक्ट करते हैं जी, तो बड़े ही सरल तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं जानबूझ के किसी चीज़ को जो बहुत सही तरीके से, सरल तरीके से बताई जा सकती है, उसको मैं बिल्कुल घुमा के बोल दूंगा तो उसको कोई मतलब नहीं है। और मैं यहाँ एक चीज़ और भी जोड़ना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से। ये मेरा अपना पर्सनल मामला है, पर्सनल मानना है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, देखिए थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही आसानी से लोगों तक पहुँच जाए, भले किसी भी ऑडिटोरियम में हो, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी वो होनी चाहिए। बट कि आप पता लगा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा नाटक क्या है और आप लाइटिंग से पता नहीं क्या खेल रहे हैं, या आप कलर से पता नहीं क्या खेल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा, स्क्रिप्ट क्या कहना चाह रही है कुछ पता नहीं लग रहा। बिल्कुल। तो मैं फ्रॉम द बिगिनिंग, बिफोर द ड्रामा स्कूल, मैंने ये सारी चीजें देखी। मैं हमेशा डायरेक्ट बोला, मैंने मजा नहीं आया इसको देख करके। ये कहना जरूरी है। जैसे जब भी कोई प्ले खत्म होता है, ये मेरा, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड दैट्स वेरी राइट, आई एग्री, आई सेकंड यू। अगर मेरे प्ले में एक लेमैन भी बैठा हुआ है और एक इंटेलेक्चुअल भी बैठा हुआ है, दोनों को अगर वो बात समझ में आ रही है, मेरा प्ले ठीक है, कन्विंस मैं कर पा रहा हूं। बिल्कुल, ये इंटेलेक्चुअलाइज करने वाली बात होगी। मैंने ये भी देखा है, जैसे बहुत सारे शहरों में, मैंने शुरू में एक बात कही थी और पता नहीं कितना पहुंच पाया मैं उन तक, कि अगर कलाकार के अंदर उसका शहर है या नहीं है या कितना है, ये बात पर ध्यान दिया जाए तो इससे कलाकार की व्यापकता कम होती है। कि जो बिहार का है वो बिहार के डायलॉग्स अच्छे से बोल रहे हैं, फाइन, लेकिन वो मुंबई का है तो फिर कैसे करेगा उसको, अगर मुंबई का रोल मिल गया तो। लेकिन अगर आपके शहर में कोई कलाकार आता है, बाहर से आता है, तो उसकी व्यापकता बड़ी होती है।
तो जैसे हेमंदा दिल्ली से हैं, आगरा से हैं, जहाँ से भी अभी हमारे बीच बैठे हैं और हमारी बातें, और इनकी बातें हम समझ भी रहे हैं। एम आई राइट? बहुत सीधी सीधी बातें हो रही हैं, कुछ इधर उधर कटपट नहीं है उसमें। थिएटर की ही बात कर रहे हैं और अभी हम थिएटर पे रुकेंगे थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जो थिएटर में बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा काम मेरे लिए है क्योंकि मैं लेमैन हूँ, वो आप देख के जज करेंगे कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जी, ये बात उत्पल दत्त ने कही जी जो बहुत बड़े ये एक अलग पेज है और सही भी है भाई, वो तो खुद भी बहुत बड़े बहुत पढ़ाई बहुत पढ़ा है। बहुत पढ़े हैं, बहुत। पढ़ाई करने के किस्से हैं कि अगर वो पढ़ रहे हैं तो आप उनसे मिल नहीं सकते। मैं उनकी किताबों से, मैंने इंग्लिश लिटरेचर उनकी किताबों से ही पढ़ा है, सारा ड्रामा। इसमें डर ये रहता है, तब लोग कहते हैं कि पढ़ने की जरूरत क्या है, नहीं नहीं, पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, पढ़ने की जरूरत तो है। कि आसान नहीं बना सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके मुश्किलात से गुजरा। करेक्ट। बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा था, थिएटर पे रुकने की बात मैं कर रहा था कि अभी और थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे थिएटर करना एक चलन हो गया है और काफ़ी अच्छा लगता है जब हम कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, तो एक बैग लेकर रिहर्सल कर रहे हैं, एक अलग सा माहौल मिलता है, इंटरेक्शंस होते हैं, लोग शोज देखते हैं। कई दिनों तक तो प्ले के बाद हमारे नाम भी वही होते हैं जो हमारे कैरेक्टर का नाम होता है, लोग उसी नाम से पुकारते भी हैं हमें। तो ये बहुत दिनों तक चलता रहता है, बड़ा प्लेजेंट होता है। तो थिएटर पैशनेट जो नहीं भी होते हैं वो मजे के लिए कर लेते हैं, सब मजा आता है। और ऐसा करने से कुछ शहरों में कई थिएटर ग्रुप्स बन गए हैं, हमारा शहर भी उनमें से एक है। यहाँ कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो थिएटर कर रहे हैं। तो अगर एक शहर में कई सारे थिएटर ग्रुप्स हैं जो फंक्शनल भी हैं, काम भी कर रहे हैं, तो उनका राबता, उनका रिलेशनशिप आपस में कैसा होना चाहिए? इसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हर 2-3 साल पर एक कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें कि उसकी डिक्शनरी में कुछ नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं जो उसने कहीं से एक्वायर किए होते हैं। तो आज से 10 साल पहले उसने एक शब्द जोड़ा था, 2 शब्दों को मिला के, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, और उसको कहा कोऑपटिशन। तो मैं अपनी बात ये बता दूं कि मेरा ये मानना है कि जहां पर एक ही काम करने वाली 10 दुकानें हों तो उनमें कोऑपटिशन होना चाहिए, कोऑपरेशन विथ कंपटीशन। कंपीट करो लेकिन कोऑपरेट करके करो। लेकिन जब बात थिएटर की आती है तो मैं लिखता हूं थिएटर के बारे में, मैं कोई एक्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे थिएटर समझ आता है थोड़ा बहुत पढ़ाई के आधार पे, और मजा आता है मुझे। बेसिक बात है कि मजा आता है, तो मैं लिखता रहता हूं कुछ कुछ। और मैं वाकिफ हूं, यहाँ मुझे पता है कि कई सारे, यहाँ भी हमारे शहर में भी है, कलकत्ते में भी है, कई जगहों पे है, लेकिन मैंने किसी शहर में ऐसा नहीं देखा कि उन सब ग्रुप्स में कोऑपटिशन हो। कंपटीशन तो है ही नहीं, क्योंकि उनको मतलब नहीं है उससे। कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। और आप भी पिछले 20 साल से, जहां तक मेरा अंदाजा है कि पटना आ जा रहे हैं, तो आप भी वाकिफ होंगे कि आप भी कई थिएटर ग्रुप्स को जानते होंगे यहाँ भी। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा बोलने में। मुझे बड़ा मजा आता है ट्रैवल करने में जी। और ख़ास तौर से अगर बहुत कोई इंटीरियर में हो गया, कोई फिल्मों के जरिए तो हम जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं, बट थिएटर के बहाने जब जाना होता है, फिर वहाँ जैसे यहाँ पर मैं पिछले कई सालों से आ रहा हूँ और यहाँ कई सारे ग्रुप्स को देख करके खुशी भी होती है कि चलो भाई किसी ना किसी बहाने वो रिहर्सल्स चल रही हैं, बिल्कुल देखने में अच्छा लगता है कि यहाँ लोग लगे हुए हैं। बट मैंने वो दौर भी देखा है दिल्ली का, जहाँ पर एक अगर ग्रुप अगर काम कर रहा है और दूसरे का इसका शो होने वाला है, तो ये लोग बाकायदा शो देखने जाते थे। अगर अच्छा लगा है उसको बाकायदा डिस्कशन करते थे, अप्रिशिएट करते थे। बिल्कुल। किसी तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे। बिल्कुल। तो वो होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगह पर ये पॉसिबल नहीं है, पता नहीं क्यों उनकी इंडिविजुअलिटी होगी, लेकिन ये होना चाहिए तभी जो है ना। अदरवाइज क्या है कि फिर वो तो यही है कि आपको करना है थिएटर किसी तरीके से, कुछ पैसे का इंतजाम करना है, प्ले कर देना है, उसके बाद कुछ और कर लेना है, बट वो क्या है, वो लाइफ वेस्टिंग वाला मामला है। बिल्कुल। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप थिएटर कर क्यों रहे हैं? या तो थिएटर की सेवा करो सीधा सीधा, केवल आप एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप सर्विस भी कर रहे हैं, इट्स ओके फाइन। बट अगर आप थिएटर के जरिए कमाना चाहते हैं, रोजी रोटी बनाना चाहते हैं, या एक्टिंग के जरिए कुछ करना चाहते हैं, तो सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होने में सबसे पहली चीज यही है कि जिसको अप्रिशिएट करना है उसको अप्रिशिएट करना बनता है, आपको करना चाहिए। बिल्कुल। भले ही आप उसको पसंद करें न करें, बिल्कुल बिल्कुल। जहां पर उसको सहायता की जरूरत है आप दो, तभी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा पब्लिक को। हाँ बिल्कुल। अगर किसी ने रावण की अच्छी पेंटिंग बनाई है तो उसके पेंटिंग की तारीफ होनी चाहिए, रावण चाहे जैसा भी रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये अच्छी बात है। ये सहयोग यहाँ या बाकी और भी शहरों में, मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा, नहीं देखने को मिलता है मुझे। एज एन ऑडियंस, एज अ पार्ट ऑफ एन ऑडियंस मैं ये बोलता हूँ जी कि मुझे नहीं दिखता है कि बहुत अच्छा कैमराडरी है या बहुत अच्छी चीजें हैं। Unfortunately। अगर वो ऐसा हो तो चीजें और बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। एक टोक ऐसी भी लगती है, मुझे लगता है कि इसको जिंक्स कह लें या जो कह लें, कि यहाँ बाकी शहरों की तरह ही बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत कम उम्र बच्चे, बहुत शुरुआत से। अभी यहाँ बहुत सारे ऐसे फेसेस बैठे हैं जो बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं, मजा आता है उनको देख के। और मैं पिछले 20-25 साल से ऐसे कई बच्चों को देख रहा हूँ, बस एक दो कहीं निकल जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या जिंक्स है मेरे शहर में और बाकी के शहरों में भी, कि यहीं पे थोड़े दिन तक खलबलाते हैं और फिर यहीं खत्म हो जाते हैं। ये इस चक्रव्यूह को तोड़ के आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या जो आगे जा चुके हैं उनको भी कोई राह बनानी चाहिए, या इन्हें उन्हें अप्रोच करना चाहिए, या क्या होना चाहिए? देखिए, जो आगे लोग चले गए वो क्या राह बना पाएंगे? मतलब उनको, वो अपने में बिजी है उनकी लाइफ। हाँ, बट जैसे उन्होंने अपनी जगह बनाई, अपना कुछ रास्ता निकाला, तो अगर आपको भी करना है तो आपको भी रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं सिंपल सी एक ही भाषा जानता हूं, वो ये कि अगर जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसका मास्टर पहले बनो, आपको राह मिल जाएगी अपने आप। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डेफिनेटली। आप सोच रहे हो कि किसी तरह से, किसी बहाने से कुछ कर लोगे, नहीं हो पाएगा। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि एक बार लग गई तो कम से कम जो है चलता चला जाएगा अपना, वो नहीं है। ये फ्रीलांसिंग वाला मामला है। अगर आप सब दूसरे से अच्छा कर रहे हैं तो आपके बारे में लोग देखेंगे, आपको देखेंगे, आप खुद राह बना लोगे, बन जाएगी, आपके अंदर होना चाहिए वो। बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा सिनेमा की तरफ रुख करते हैं, और जैसा ये भी एक इस बात से थोड़ा सा लिंक्ड है ये सवाल और ये बात जो मैं अभी करने जा रहा हूँ जी। मुझे याद आता है कि जब मैं सिनेमा पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ तो 1930 के दशक की बात करूँ तो उस समय थोड़े बहुत जो स्टूडियोज होते थे, चलते थे, उन स्टूडियोज में जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते थे उनसे बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था कि आप किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के लिए काम नहीं कर सकते। और पता नहीं आज भी ये होता है कि नहीं, होता होगा किसी किसी प्रोडक्शन कंपनी में, बट वहां तो बाकायदा बहुत कट टू कट ये होता था कि नहीं भाई, अगर आप प्रकाश स्टूडियोज के लिए काम कर रहे हैं तो आप मदन थिएटर के लिए नहीं करेंगे, अगर आप मदन थिएटर के एक्टर हैं तो आप प्रकाश स्टूडियोज के लिए नहीं करेंगे। और कमोबेश ऐसी ही स्थिति यहाँ पर मुझे अलग अलग थिएटर ग्रुप्स में भी दिखाई देती है कई शहरों में। तो क्या ये ठीक है? अच्छा नहीं है। मैंने जब शुरुआत की थी अपने प्रोफेशनल थिएटर की तो उस वक्त मेरी उम्र शायद 12-13 साल के आसपास की थी जी। और उस वक्त मेरे शहर में दो थे दिग्गज लोग थे। एक हमारे एनएसडी से जुड़े हुए थे पंचानन पाठक जी, और एक थे ललित मोहन थपलियाल जी। तो ललित जी ये नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ जाऊँ, और वो ये नहीं चाहते थे मैं यहाँ आऊँ। अच्छा। मैं इसमें कभी बना नहीं। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपका कमिटमेंट किसी एक ग्रुप के किसी प्ले के साथ है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप वहां तक वो करिए। 1930 की जो आप बात कर रहे हैं उस वक्त जो है उस तरह की कंपनियां इसलिए होती थी कि एक तरीके से नौकरी होती थी वो। बिल्कुल। लंबे लंबे समय में फिल्में बन रही हैं और आपको जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी है, आपकी जो भी कमिटमेंट है, आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि वो ग्रुप जो है लाइफ लॉन्ग आपको जो है तनख्वाह दे रहा हो, हाँ, तो आप जुड़े रहो, वो भी नहीं है। या तो ऐसा हो, क्योंकि आपको ब्रेड एंड बटर भी चाहिए ना। बिल्कुल 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 चाहिए। तो उसके लिए आपको ये तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 12 महीने आप जो है कोई एक ग्रुप के साथ बिजी हैं और आपको हर महीने जो है कम से कम अपने सर्वाइवल के लिए पैसा मिल रहा है। प्रॉब्लम तो वहां से शुरू हो जाएगी ना। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से कॉन्ग्लोमेरेट्स हो जाना, कहीं पे ग्रुप में पड़ जाना, शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसी राजनीति में फंस के बहुत बार लोग चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाते हैं। मुझे लगता है कि फ्री होना चाहिए एक आर्टिस्ट को, ये मेरा मानना है। और जहां चाहे वहां काम करे और जैसे चाहे काम करे, काम जहां करे जब करे उस समय उस वक्त उसके लिए ऑनेस्ट रहे, ये बहुत जरूरी चीज। मैं और थोड़ा सा और बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलना है आपको। मैंने शुरू ही कहा कि इस बैठकी में हम लोग बहुत खुल के बातें करते हैं, क्योंकि जहां बैठे हैं वहां सब खुले हुए ही लोग जहां आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है, हाँ, जहां आप डिपेंड कर जाते हैं किसी एक जगह पर जी, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, मैं अगर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी आपके अंदर। अगर मैं नहीं जुड़ा रहा तो मुझे काम ही नहीं मिलना फिर, क्योंकि आप काम नहीं करना चाहते ना एक्चुअली। ओके, हाँ, आप काम करोगे तो फिर जो है डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे भी करके आप सर्वाइव कर जाओगे। हाँ, हाँ,
बट और ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कई सारी जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि एक एक ग्रुप में जो है लोग जम के लगे हुए हैं, शुरुआत से जुड़े हुए हैं, वो उनकी आपसी संबंधों पर है और उनकी अपना जो है कंफर्टेबिलिटी पर है। बिल्कुल, वहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमें पता है कि मेरे विचारधारा के सामने वाला व्यक्ति है, उनके साथ मुझे काम करके अच्छा लगता है, मैं डेफिनेटली उसके साथ जुड़ा रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिनेमा की तरफ जब हमने रुख कर ही लिया है तो जाहिर सी बात है कि आप एनएसडी से पास आउट और आपको बहुत सौभाग्य मिला। कई अच्छे आर्टिस्ट के साथ हमारे देश के दिग्गज अभिनेता जितने रहे हैं, नसीर साहब या ओमपुरी साहब या अच्छे डायरेक्टर्स तिग्मांशु धूलिया जी, इन सब से आपका राब्ता रहा है, आप इन सब से मिलते जुलते रहे हैं। तो कैसा अनुभव रहा? जैसे नसीर साहब के बारे में सब बोलते हैं कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत पढ़ा है उन्होंने, ये हम सुनते हैं सेकंड हैंड। मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी और आप सबको बताता चलो कि आप भी पढ़िए, मजा आएगा पढ़ के। उनकी ऑटोबायोग्राफी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी थी, एंड देन वन डे उसका नाम है। तो उसमें कंटेंट तो कुछ खास नहीं है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी की कहानी है, बट राइटिंग स्टाइल सुपर्ब है, जो मुझे ये इंडिकेट करके गया कि इस बंदे ने पढ़ाई तो की है और इसको लिखने की अदा तो आती है, और बोलना तो हम सब सुनते आए ही हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं एक्चुअली कमर्शियल सिनेमा देख करके बड़ा हुआ जी, और ब्लैक एंड वाइट फिल्में आती थी दूरदर्शन पे दोपहर के समय संडे में, तो जो भाषा थी कभी समझ में आती तो थी नहीं। हाँ, रीजनल फिल्में आती थी, इंग्लिश भी बिल्कुल खराब ही थी उस वक्त, तो जो है, लेकिन वो जो साउंड मुझे पकड़ता था और देखना शुरू करता था, तो मुझे लगता है ये एक्टर हैं कौन। अच्छा, फिर धीमे धीमे इनके बारे में नाम नहीं जानता था, नसीर जी, ओम जी, इनकी भी फिल्में तब मैंने देखनी शुरू की, नाइट में कभी आ गई। थिएटर में जब आया तो पता लगा कि ये एक्टर भी हैं। अच्छा। तो अमिताभ बच्चन साहब जो सब मेरा अपना खुल के बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छे लगते थे, वो साइड में हो गए। हाँ, मैं श्रीराम सेंटर में था, तो एक दिन के गेस्ट लेक्चर के लिए नसीर साहब आए। अच्छा, तो तब तक मैं काफ़ी सारी फिल्में वगैरह देख चुका था उनकी, उनसे पहली मुलाकात हुई। फिर 3 साल लगातार मैंने, आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत लंबा अरसा एनएसडी में नसीर साहब का मिला, हमारे बैच को। तो वहाँ से उनको मैंने देखा, जाना, और कुछ चीज़ें बढ़िया मिली मुझे। तो मैं पर्सनली उनको बहुत मानता हूँ, बिकॉज केवल फिल्में देखने की ही बात नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने बड़ा लंबा अरसा उनके साथ गुजारा है। बिल्कुल। पूछिए उन्हीं के बारे में, पूछने तो क्या पूछते हैं बताइए। नहीं, मैं बहुत कई बार क्यूरियोसिटी से भर जाता हूँ। जैसे रिसेंटली पिछले कुछ समय में हम लोग ऐसे लोगों से मिले, मुलाकात हुई, बातचीत और काम के सिलसिले में, जिन्होंने बताया कि वो डायलॉग कोचिंग करते हैं। अच्छा। तो मुझे जैसे पता नहीं, सिनेमा में मैं काम तो नहीं करता, शायद डायलॉग कोचिंग एक नई विधा के रूप में उभर के आया है, जहाँ पर कि एक टीम होती है जो सिखाती है एक्टर्स को कि आपको कैसे बोलना है, आपका डिक्शन क्या होगा, आपका उच्चारण क्या होगा, आपकी भाषा क्या होगी। तो मुझे ये हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि नसीरुद्दीन शाह को कौन समझाता होगा कि आपकी भाषा क्या होगी, आपका उच्चारण क्या होगा। मैंने उनको जब से सुना है तब से बहुत परफेक्ट पाया है इसमें कि उनको और क्या सिखाया जा सकता है। मतलब ये डायलॉग कोचिंग ऐसे आर्टिस्ट के लिए कितनी जरूरी है? डायलॉग कोचिंग जैसा शब्द बड़ा खराब है। हाँ बिल्कुल, मैं भी डायलॉग कोचिंग क्या होता है? भाई आप अपने तरह से बोलिए ना, कन्विंसिंग होना चाहिए, कोई मैथमेटिक थोड़ी है, ये कोई रूल्स थोड़ी है कोई कि भाई ये वाला E=MC², ये एक्टिंग नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन अगर आप जैसे मिर्जा गालिब बना दिया उनको गुलजार साहब ने, तो गुलजार साहब ने जब उनको कास्ट किया, इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि अमिताभ बच्चन को उन्होंने कास्ट किया था पहले, और नसीरुद्दीन शाह ने बड़ी लड़ाई करके उनसे लिया था। संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, और भी चॉइसेस, बट नसीर साहब वाज नॉट द चॉइस। नसीरुद्दीन शाह ने जाके उनसे लड़ाई करके वो रोल लिया कि नहीं भाई, मुझे चाहिए, बल्ली मारान में मेरा ननिहाल है, मैं वहाँ घूमा हूँ, तो मेरे ऊपर बड़ा असर है गालिब का, तो मैं करूँगा वो। और जो उन्होंने किया वो हम सबको याद है, वो चस्पा है, मतलब और कोई मिर्जा गालिब लगता ही नहीं है उनके आगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरी यही क्यूरियोसिटी होती थी कि उनको जब मिर्जा गालिब बनाया गुलजार साहब ने, तो वहाँ तो कोचिंग की जरूरत होगी, वहाँ तो बताना पड़ेगा कि उस एरा में कैसी उर्दू बोली जाती थी, कौन-कौन से शब्द थे। वो एक्टर का अपना काम है। नसीर साहब ट्रेंड एक्टर रहे हैं और काफ़ी पढ़े लिखे पहले थे, और आप अब तो माशाल्लाह बहुत आगे तक जा चुके हैं, तो उनको पता है कि मुझे क्या करना है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि शेर कैसे पढ़ना है, ये तो सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। लेकिन जो डायलॉग है वो मैं अपने तरह से बोलना चाहूँगा,
वो कन्विंसिंग होना चाहिए। इसलिए जो आपने कहा कि डायलॉग कोचिंग, मुझे बड़ा अजीब सा शब्द लगा ये। मुझे भी पहली बार लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि पूछ लूं, आप वहां काम कर रहे हैं। थोड़ी सी आपकी फिल्मोग्राफी पे बात करते हैं, और अब तक जो आपने मशक्कत की है अपने दिमाग से, सोच रहे हैं तब से, आपकी कौन सी फिल्म में इनको देखा था, ये वाजिब सा सवाल होगा आपके जहन में। तो आपकी फिल्मोग्राफी की शुरुआत, लंबी लिस्ट है। मुझे जहां ख्याल आता है, मुझे जो पहली बार आपकी शक्ल या आपका एक्सप्रेशंस दिखा था वो शूल में देखा था। शूल में बहुत सारे लोग थे, नवाज भाई भी थे, आप भी थे, तो वो शूल में देखा था। वहां से आपकी क्या, आपकी फिल्मोग्राफी वहीं से शुरू होती है, उसके पहले भी आपने? मैं एनएसडी से पहले जो दूरदर्शन था वो दिल्ली में ही काम करता था। जी जी। टीवी मीडियम जो है दिल्ली से ही चालित था। जी जी। तो उस दौरान से ही मैंने कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया था टीवी पर। अच्छा। उसके बाद जब ड्रामा स्कूल पहुंचा हूं, तो फिर जब बम्बई पहुंचा तो मुझे इतना मालूम था कि ये मेरी अपनी पर्सनल, मेरा अपना मानना है कि काम आप संख्या के रूप में मत करो। अच्छा। कि आपने कितनी फिल्में की हैं, आपने कितने रोल किए हैं, नहीं। उसका मतलब नहीं है। तो मेरी यही चॉइस रही कि नहीं, जहां मुझे पसंद है वहां करूंगा, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। नहीं तो शुरुआत मेरी पहली फिल्म जो है मेरी यही थी, शूल। अच्छा, शूल से आपने शुरुआत की, उसके बाद तो बहुत, उसके बाद कई सारी फिल्में हाँ, ऐसी हाँ, मैंने बाहर की कुछ फिल्में की हैं जी। और पसंद नहीं आई तो मैं बहुत ही सच्चाई से बोल रहा हूँ, मैंने नाम भी ले सकता हूँ, मैंने बहुत सारी फिल्में छोड़ी हैं बिकॉज मुझे लगा कि यहाँ मेरा यूज नहीं हो पाएगा। अच्छा। इससे बढ़िया चुपचाप घर बैठो। ये तो बहुत ऑनेस्टी की बात है, और ये बड़ी कम दिखती है। वो दिखने की मुझे कोई वो नहीं रहा कि नहीं मैं टीवी पे दिखाई दे जाऊंगा। टीवी तो छोड़ दो उसको, टीवी पर तो कोई भी नजर आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके काम से अगर आपको पहचान मिल रही है, उसके बाद कुछ नया रोल मिल रहा है और उससे अलग रोल मिल रहा है, तो वो तभी होगा जब आपकी चॉइस अच्छी होगी। बिल्कुल। नंबर ऑफ वर्क्स आपने कितने कर लिए हैं वो आपको याद नहीं किया जाएगा, कैसे आपने काम किया है वो आपकी लिस्ट जहन में रहेगी लोगों के। बिल्कुल। तो उसको बनाने में सालों लग सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। और अभी निकट भविष्य में, इन कमिंग फ्यूचर, एक रिसेंट एक बड़ी फिल्म आप करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना मैं चाहेंगे? अभी एक फिल्म मेरी अभी रिलीज हो जाएगी, कुछ समय पहले बनाई थी कोविड से पहले, तो उस कारण से आ नहीं पाई थी। उस फिल्म का नाम है अपना अमिताभ तो सुपर हिट है। तो ये फिल्म आएगी। मैं अभी एक और वेब सीरीज करने जा रहा हूँ, अभी 5 अक्टूबर से मेरी शूटिंग है दिल्ली में। अच्छा। तो वो सारी कमर्शियल है, टोटल कंप्लीट। तो सब बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं सब वैसे ही काम है। अच्छा है, बस रोल अच्छा है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो ताकि करने में बने, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, बनता नहीं है। कि वो आप सोचिए, मुंबई में रहता हूँ जी। मुंबई में लोगों ने जो है टीवी कर करके फ्लैट्स बना लिए, तो वो काम नहीं चाहिए कि आप सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, फिर वही एक्टिंग आप अगले दिन करने जा रहे हैं, फिर वही एक्टिंग आप सालों से कर रहे हैं। वो बहुत, इट्स बोरिंग फॉर मी। ओके, दैट्स फाइन। कोई 3 फिल्म्स दैट यू विल सजेस्ट स्टूडेंट्स टू वॉच, मस्ट वॉच? पहले 3 विदेशी फिल्में बता दीजिए, फिर 3 हिंदुस्तानी फिल्में बता दीजिए जो इन्हें देखनी ही चाहिए। ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है। नहीं, कोई 3 जो आपकी फेवरेट हो, इसलिए मैंने बस 3 पूछा, नहीं तो फिर फिल्मों के नाम में ही दिन चला जाए। फेवरेट तो मैं नहीं कह पाऊंगा। नहीं, जो आपके हिसाब से इन्हें देखनी चाहिए सिनेमा को समझने के लिए। क्या बोलूं, एमिडियस करके एक फिल्म है मोजार्ट के ऊपर। मोजार्ट के ऊपर, बहुत बढ़िया, अच्छी फिल्म है। कुछ फ्रेंच फिल्म्स हैं, अभी तमाम बहुत सारी फिल्में दिमाग में नहीं आ रहा है नाम, बट वो जो ले के लोग गॉडफादर और ये सब बोल देते हैं, वो नहीं बोलना चाह रहा। वो तो ऐसी फिल्में हैं जो लोग देखते ही रहे हैं, देखेंगे ही आगे। लेकिन हाँ, इंडियन फिल्म की बात करें तो मृणाल सेन की फिल्में आप देखिए, और कई सारे, अडूर गोपालकृष्णन की फिल्में आप देखिए जी। मणिकौल की फिल्म तो आप देख ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा यार कैसे देखें उसको, तो वो भी देखनी चाहिए। उनकी एक फिल्म है दुविधा, वो देखिए कैसे शूट की गई है। तो ऐसी तमाम कोई बहुत सारी फिल्में हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो फिल्में बहुत महान होती हैं क्रिया के आधार पर या फिर शैली के आधार पर, वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं? देखिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका समाज कितना शिक्षित है। बहुत बड़ी बात और बहुत वैलिड बात।
कि आपका समाज कितना शिक्षित है। बिल्कुल मेरे हिसाब से भी यही मैंने मानना है। एक स्टार्टिंग में एक बात कही थी, मैंने कहा था बहुत कॉमन की बात सीधे सीधे पहुंचनी चाहिए, फिर मेरे दिमाग में तुरंत फ्रांस भी आया कि भाई फ्रेंच फिल्म्स, वहाँ की पेंटिंग्स, वहाँ का लिटरेचर, तो वहाँ का समाज बहुत समृद्ध समाज है। ईरानियन फिल्म्स, ईरानियन फिल्म, हमारे यहाँ फिल्में जो बनती हैं वो उस हिसाब से बनती हैं कि ठीक है कुछ पैसे कमाने हैं। तो मैं सीधे बोल देता, भोजपुरी फिल्म्स हो गई, कलकत्ता की फिल्में बहुत बुरी बनने लगी हैं आज की तारीख में, बहुत खराब, बंगाली, बहुत खराब, बहुत खराब, क्या बोलोगे आप उसको? बहुत जहाँ कलकत्ता के कितने बंगाली कितने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हुए हैं, अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं उन्होंने। अब अगर कोई व्यक्ति कोई अपनी बात कहना चाह रहा है जो उसी भाषा में हो सकती है, उसको आप भले इंटेलेक्चुअल कह दीजिए, तो बेचारा क्या करेगा, उसका अपना चॉइस है, वो बनाएगा फिल्म। बिल्कुल। अब किसको दिखाए? ठीक है भाई, ठीक है, जो देखने आ जाए। वो ये तो नहीं कर सकता कि नहीं चलो चलता हूँ फिल्म बना दी जाए एक, वो फिर आपको पैसे कमा के देगी, बट इट्स वेरी इंडिविजुअल मैटर। ऑब्वियसली। तिग्मांशु धूलिया पर थोड़ी सी बात करें। मैं बहुत, और अनुराग कश्यप, तिग्मांशु धूलिया, अनुराग कश्यप से मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मुझे आज भी उनकी फिल्म मेकिंग में इटालियन नियोरियलिज्म की थोड़ी झलक दिखती है। वो डायरेक्ट कैमरा यूज़ कर लेते हैं या फिर चलते फिरते यूज़ कर लेते हैं, वो अच्छा लगता है। तो तिग्मांशु की चीज़ों में मुझे ये अच्छा लगता है कि बहुत माइन्यूट चीज़ों को पकड़ते हैं, बहुत बढ़िया एक्सप्रेशंस पर काफ़ी काम होता है उनका। तो आपके तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध रहे। मैंने काम किया है उनके साथ, काफ़ी काम किया है 2-3 आपने। काम किए हैं। तो ये फिल्म बनाने के समय कौन सा अप्रोच ज़्यादा सही रहता है? दोनों सेम ही अप्रोच के बंदे हैं या फिर दोनों के अप्रोच में कोई डिफरेंस है? मुझे मजा नहीं आया, आई एम सो सॉरी। मुझे मुझे इसलिए मजा नहीं आया बिकॉज जो देखिए, नाटक जब हम करते हैं तो पूरी प्रिपरेशन एक डायरेक्टर करता है, बिल्कुल रिहर्सल्स और बाकी सब चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो सब चीज़ें। फिल्मों में भी वही चीज़ चाहिए, आपकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक्टर को मालूम ही नहीं है कि अगला सीन कौन सा है या डायलॉग्स कौन से होने वाले हैं, वहीं पर इम्प्रोवाइज करना, मुझे वो फिल्म मेकिंग होती नहीं है बेसिकली। अच्छा, हाँ, अब ये बात आप कह सकते हैं फिल्म मेकिंग, क्योंकि आप वहाँ से संबद्ध रहे हैं और ठीक बात है। बट मैं इटालियन न्यूरोलिज्म का जिक्र कर रहा था, उसमें लंबा नहीं जाएंगे, वो बहुत एकेडमिक हो जाएगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और चलती ही रहेगी। तो मैं कितना बोलूँ और कितनी बातें करूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो बैठे हैं आप भी कुछ पूछें, कुछ बातें करें, क्योंकि एक आप ऐसे व्यक्ति के सामने बैठे हैं जिसने अपनी अच्छी खासी पढ़ाई की है, जिसने अच्छा खासा काम किया है, हर माध्यम पे काम किया है और आज भी एक्टिव हैं। और मुझे भी सौभाग्य मिला इनके साथ मंच पर उपस्थित रहने का बीते कुछ दिनों में, और मैंने 2 मिनट के लिए अपने आप को एक्टर भी माना था, मैं कन्फेस करता हूँ। गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, मेरी भी हो गई। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पूछना चाहिए। साथ में रोल नहीं किया मैं भी कभी कहीं बताऊंगा कि हाँ हेमंत के साथ मैंने रोल किया नहीं यार, कोई बातचीत में कह दूंगा। तो खैर, अब मैं चाहता हूं कि आप हमारे शहर के बच्चे हैं, कुछ बड़े भी हैं, तो आप जो चाहें बिल्कुल पूछें। आपकी जो उत्कंठाएं, जिज्ञासाएं, जो भी आपके जहन में आ रहा है, कुछ पूछना है तो बेशक पूछें, क्योंकि आपके लिए ही हमने इनसे जिद की कि आप यहाँ आएँ और ये इन्होंने स्वीकार किया इसको। ये खुशकिस्मती है हमारी। तो आपके सामने है, आपसे रूबरू हैं, तो आप बेशक पूछें जी। मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा प्ले। तो कर्ण का जो रोल किए थे उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा उसका प्रिपरेशन क्या? प्रिपरेशन प्रिपरेशन तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नहीं, बात उसकी नहीं है। देखिए, करते वक्त आपको जब पता लगता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो बड़ा काउंट कर जाता है। बिल्कुल, आपको मालूम होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और आपको ये भी पता होता है कि क्या होने वाला है। तो उसके साथ आप अपना जो है सही कर लेते हैं कि मुझे कहाँ बैलेंसिंग करनी चाहिए। तो और मैं इसके बारे में और क्या सिफारिश दूंगा यार, बस यही है। तो बेसिक बात है कि कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अनुभव था जो काम आ गया और इन्होंने कर लिया। करना हो तो किन चीज़ों को? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं कल भी परसों भी शायद किसी से बात कर रहा था कि जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट, वो किसी भी रूप में लिखा हो, अगर वो मंच पर आ रहा है और उसमें वो संवाद है,
तो उसमें अभिनय छिपा हुआ है। जैसे हम प्रोज में पॉज लेते हैं, कविताओं में भी पॉज आप लेकर के लाइए ना, अगर आपके अंदर दम है तो। क्या बात। ऑडियंस देखेगी, बैठी रहेगी, उसको पता है कि आप रिदम नहीं तोड़ेंगे, ये तो बहुत वहां पर अच्छी बात। एज एन एक्टर उसको देखो। तलफ्फुज़ मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, मात्राओं का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज खटकेगा यहां पे। जैसे डांस स्टेप में जरा सा भी आपने गड़बड़ी की तो वो खराब हो जाएगा। ऐसे ही इस तरह का जो टेक्स्ट है उसमें जरा सा भी आपने टाइमिंग से इधर उधर कुछ किया तो भी गड़बड़ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि लगातार आप कविता पाठ कर रहे हैं। कविता पाठ करने के लिए ही केवल नहीं होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे तो अंधा युग भी जो है सिर्फ पाठ करने के लिए होता। फिर समझ रहे हैं बात को? जब वो आया है मंच पर तो एक्टर का अपना चैलेंज है, वो लीजिए, करिए, करना चाहिए उसको। ये एक बड़ी अच्छा सवाल पूछा तुमने, और आपने बहुत अच्छी बात अभी कही, पॉज वाली जो बात कही। बहुत बड़े कवि हुए अज्ञे हमारे यहाँ, सब जानते हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। उनकी जो परिभाषा थी कविता की, वो भी यही कहते थे कि कविता दो शब्दों के बीच फैली मूकता को श्रृंखलाबद्ध कर देने से बनती। जो पॉजेज होते हैं ना, उनको चेन करोगे तभी पोएम समझ में आएगा। जो शब्द है वो तो बस बीच बीच में डाल है, असल में पॉज ही, गेम पॉज का है, तो वैसे करना है। अब जिसकी जो भाषा है वो उसी में बात करेगा। कितना बढ़िया पॉज लेते थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अरे वो एक बात बोल दी, अब आप देख रहे हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं तो कई बार टीवी बंद कर देता था कि लगता खत्म हो गया। तो पता होना चाहिए कि आप ठीक है, आप रोको, कहां रोको। कविता को अगर आप एक्ट कर रहे हो तो देखो, करके दिखाओ। तो ये अगर रश्मि रथी की अब बात करेंगे तो इन सब चीजों पर शायद थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज तो कैरेक्टर कोई सा भी कहीं का भी हो, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा उस पर। खूब काम करो, कहीं पर उसका वो नहीं है कि यहां हो गया खत्म हो गया बात। हाँ, मैं नहीं बोलने वाला, साक्षी सुन रहा है। एक क्वेश्चन था, आपने कहा कि जो चीज़ें मुझे पसंद होती है, मतलब एक्टिंग के थ्रू, कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ें सर जरूरत के लिए करते हैं। हाँ, कि मान लेते हैं मुझे कैमरे में दिखना है, बिग स्क्रीन पे दिखना है, तो उन चीज़ों के लिए सर क्या उन चीज़ों की तरफ जाना जरूरी है, या फिर पहले खुद को देखना है कि कर क्या रहा है? देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। शौकिया अगर अपनी चीज़ें पूरी करनी है तो फिर तो आप कुछ भी सोच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपने सोच लिया कि आप 20-22 साल के हैं, 23 साल के हैं, और फिर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको 25-30 साल काम करना है आगे, एटलीस्ट, कम से कम। तो उसके लिए वहाँ से पैसा कैसे आएगा? वो जोड़ तोड़ से पैसा नहीं आ सकता अगर आप एक्टर हैं तो ये कैमरे का मोह भी त्यागना पड़ेगा। बहुत सारे एक्टरों की प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कैमरा कहाँ रखा हुआ है, बार बार घूम करके वहीं देखो। नहीं, जरूरत नहीं है। डायरेक्टर को मालूम होगा कि आपके ऊपर ही कैमरा यहाँ आना है तो शॉट बदल देगा वो, अगर इंपॉर्टेंट है तो कम से कम वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी एक्टर का जो भी बेसिक काम है वो तो कभी रुकने वाला तो है नहीं। आप कितने ही बड़े हो जाएं, तो लगातार काम करते रहना चाहिए अगर करना चाहते हैं तो। बाकी सब दिखना दिखाना तो चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब एक ट्रिविया बताता चलूं हेमंत दा के बारे में, और इसके बाद हम लोग इसको कंक्लूजन की तरफ लेके चलेंगे। ये एक ज़माने में कुछ दिनों के लिए भारत से बाहर डॉक्टर बनने भी चले गए। और भला हो उस कॉलेज का, भला हो इनको उस निर्णय का कि इन्होंने उसको नहीं किया। और क्योंकि डॉक्टर्स हैं हमारे पास, कुछ मित्रगण भी हैं, एक्टर्स थोड़े कम हैं, तो आप बच गए और हमें ये गिफ्ट मिला, तो उसके लिए शुक्रिया उस डिसीजन के लिए। वो कैसा था अनुभव? अरे, और बहुत जल्दी आप भाग आए थे। बहुत जल्दी। एक्चुअली मैंने जो भी कुछ देर पहले आपको बोला था ना शुरुआत में जी, कि 10th तक मैं जो है ये मेरे दिमाग में अच्छी तरह से आ चुका था कि मुझे क्या करना है। 10th में डाइसेक्शन होता था उसका, फ्रॉक का। यस, मुझसे उठाया नहीं जाता था, वो डर लगता था मुझे, और कि इसकी कीलें भी लगानी। तो मैंने कहा यार इसको काटूंगा कैसे? 2-4 बार काटा भी तो बहुत तकलीफ होती थी। और फिर पापा ने भेज दिया मुझे कीव, यूक्रेन। तो 12th के बाद ही जा सकते हैं उस टाइम पर। तो वहाँ से मैं 21वें दिन वापस आ गया था।
बाप रे, अभी गए होते तो 20 दिन भी नहीं रह पाते यूक्रेन ना। लेकिन अच्छा निर्णय लिया आपने, आप वापस आ गए और बढ़िया हुआ। अब नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा जी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बेचारों को फैमिली सपोर्ट नहीं है, नहीं होता, तो वो थोड़ा सा है, वहां पर स्ट्रगल है, होता है, वो फिर आप ही को कोप अप करना पड़ेगा। जी मेरे साथ ऐसा था कि फैमिली सपोर्ट रहा हमेशा, तो मेरे इस तरह की मेरी विचारधारा भी रही, और मैं समझता हूं अगर नहीं भी होता सपोज, तब भी जो आपका अपना जो नेचर होता है वो हमेशा बरकरार रहता है। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो मैंने आपसे पहले भी कई सारी बातें की हैं, 2 मिनट लूंगा उसके बाद खत्म यू करूंगा। टेक योर टाइम। देखिए, मजा तब है, अगर एक्टिंग की बात करूं, कि आपको कम से कम बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप हिम्मत आपके पास नहीं है, बोलने में भी आपको लग रहा है कि मुझे काम कौन क्या कुछ नहीं, वो छोड़ दीजिए। आप कम से कम अपने ऊपर काम करिए, कम से कम रिएक्ट जो भी हो रहा है उसके साथ लॉजिक दीजिए पहले। अगर आप रिएक्ट भी कर रहे हो तो अपना लॉजिक दो, आप सरवाइव कर जाओगे। आप कहीं पर भी रहो, किसी भी शहर में रहो, सारे शहर बहुत अच्छे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। एक्टर चाहे पटना का हो, चाहे एक्टर केरला का हो, एक्टर है वो, उसको सारी प्रॉब्लम्स वहां भी झेलनी है, यहां भी झेलनी है। बिल्कुल। तो उसको ये मत बनाओ कि नहीं भाई ऐसे कैसे होगा। ये मैं ग्रुप्स में भी बहुत देखता हूं, केवल यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थिएटर को पिछले करीब 26 साल तो मुझे पास आउट हुए हो गए यार, और मैंने कभी गिनता भी नहीं हूं, मैंने गिनने नहीं चाहिए ये। सबको देखा है, सब थिएटर के लोगों को देखा है मैंने, कौन कैसा क्या है, कौन कैसा क्या काम करता है। अगर कुछ करना है, रोजी रोटी थिएटर से अच्छी खासी मिल जाएगी। अपने लूप होल्स पे काम करो, अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए एक्टर को, और बहुत पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। बिना पढ़े कुछ नहीं है, और जो भी मिल जाए पढ़ने में पढ़ो, चाहे टेक्निकल किताब हो, कुछ भी हो, आपको अपना रास्ता खुद ही मिल जाएगा। बिल्कुल। बस यही कहना चाहूंगा, बाकी तो यही है। आपने पूछा मुझे कि तिग्मांशु धूलिया और अनुराग कश्यप, मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे मजा नहीं आया यार। जिन लोगों के साथ मजा आया, बहुत मजा आया। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किसके साथ काम करना है। मेरी चॉइस है, नहीं करूंगा काम, या करना है करूंगा काम। बिल्कुल, या तो हाँ या ना। मुझे कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जहां मुझे लगता है कि भाई इसका एक वे होता है फिल्म मेकिंग का, इस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो मुझे लगा कि आपने साफ साफ पूछा, मैंने साफ साफ बता दिया। बेशक, यहाँ साफ साफ ही बातें करने बैठे भी थे हम लोग, और बहुत मजा आया। और गालिब के शेर से मैंने शुरुआत की थी, और कंक्लूड भी उसी के शेर के साथ करना चाहूंगा। हाँ, निखिल को पूछना है कुछ, हाँ प्लीज। भारतीय निर्देशकों की कुछ फिल्में अगर आप सजेस्ट कर पाएं, ओरिजिनल या बॉलीवुड, कोई जो अभिनय के विद्यार्थियों को देखना चाहिए। मैं आपको सही बताऊं, आपको हंसी आएगी। मैं अभी भी कभी कभी जो है ना 80s की कुछ बकवास फिल्में देख लेता हूं, और देख करके हंसता हूं, बंद कर देता हूं। मुझे लगता है कि सब देखना चाहिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी मेन चॉइस क्या है। मैंने सवाल इसलिए पूछा कि अभी आपने मृणाल सेन का जिक्र जी, विमलेंदु सर की किताब आई, मैंने मृणाल सेन को देखने की कोशिश की, समझ में नहीं आया। दोबारा देखो किताब के जरिए, फिर किताब पढ़ूंगा, फिर देखना। आपको शुरुआत में बहुत बोरिंग लग सकता है, बिकॉज हमारा माइंडसेट जो होता है ना, वो उसका अपना एक टेस्ट आ गया है कि नहीं मुझे शाहरुख खान साहब की फिल्म देखनी है, या बच्चन जी की फिल्में देखनी है, इस तरह का सिनेमा देखना है। उससे बाहर आप निकल जाओगे जब बोर होते होते देखना चालू कर दो। मृणाल सेन की फिल्म अच्छी है, हम अभी नहीं पहुंचे वहाँ। हाँ बिल्कुल, टाइम तो ना पहुंच जाओगे। टाइम देना पड़ेगा। बहुत इन्वॉल्व होकर देखना होगा, तब मजा आएगा, तब फिर वही अच्छा लगेगा। रोटी मैंने भी देखी थी, तो झगड़ा करने उनके घर पे जाके झगड़ा किया, बैठाया चाय पिया। 70s सॉरी, एक सवाल था कि क्योंकि आप रंगमंच थिएटर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आप लोग बहुत प्रयास करते हैं, ऐसे बहुत से कलाकार हैं, क्योंकि यहाँ कहते हैं सिनेमा की तरह यहाँ पे रीटेक नहीं होता। जब आखिरी मंचन हो रहा होता है दर्शकों के सामने, मान लीजिए कोई कलाकार उस समय अभिनय करते हुए फंबल कर जाता है या कुछ भूल जाता है, तो बिल्कुल। अक्सर होता होगा, आपके अनुभव में भी शायद रहा हो। बिल्कुल रहा है। बशर्ते मैं मानता हूँ कि बुरा भी लगता होगा कि जब ये हो गया, तो एज अ एक्टर या कलाकार के तौर पर
आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपने मेहनत काफ़ी की, इसके बावजूद शायद कुछ बिगड़ गया, या आप अपनी एक्सपेक्टेशन पे शायद खुद से वहाँ तक वो क्या कहते हैं उसका इंसाफ नहीं कर सके। रंगमंच यानी कि जो प्ले है ना, वो प्रयोगशाला है आपके लिए। जी ज़रूरी नहीं है कि वो प्रयोग उस वक्त हर बार सही हो, जी कुछ ना कुछ बिगड़ेगा, जो बीत गया, अगली बार नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि होना ही नहीं चाहिए। जहां आपने उसको दिमाग पे रख लिया तो फिर गड़बड़ है मामला। वो कितनी कौन सी परिस्थितियों में हुआ है ये विषय ही नहीं है, वो खत्म बात। फिर वो बताना भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम थी, आपने प्रॉब्लम झेली, आपने देखा, लेकिन उससे बढ़ जाओ आगे। बिल्कुल जो चीजें हैं वो तो एक्टर का काम है यार। हाँ, अभी हम लोग प्ले कर रहे थे, 2.5 पन्ना हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। मेरे सिवा सिर्फ उस एक्टर को पता है। मेरी चिंता सिर्फ ये थी कि एक्टर क्या ना, उसको लोड नहीं लेना ना, हो गया बिल्कुल बिल्कुल। और ये कई दफ़ा होता है, बोलते समय भी होता है, लेक्चर्स के समय भी होता है कि हम जो प्लान करके जाते हैं एग्जैक्टली सारा डिलीवर कर दे, ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये ठीक बात है। वो प्रॉब्लम बतौर मतलब सीनियर एक्टर हम लोग की जिम्मेदारी बस यही होती है कि वो बच्चा उसका हैंगओवर न ले ले, क्योंकि अगर उसका हैंगओवर ले लिया तो बहुत मुश्किल है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान देना है उसको कि उसको ऐसा भी नहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले, बिल्कुल नहीं, दोनों को ध्यान रखना है। बिल्कुल या पाया कल हो गया, आज भी करेंगे, परसों तो करेंगे नहीं। तो 2.5 पन्ना नहीं, वो ठीक नहीं है, वो कतई ठीक नहीं है। और क्या होता है कि आप खुद की आपकी 50 तरह की समस्याएं होती हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें चल रही होती हैं, आप कोई दूसरा रोल करके आ रहे होते हो, कौन सी क्या चीज़ें हैं, बड़ा एक अलग ही केमिस्ट्री हो रही होती है उस वक्त एक्टर के लिए। उस वक्त सामने लोग बैठे होते हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बहुत सारी होती है, तो वहाँ पर बहुत सारा आपको जो टेक्निकल यहाँ ये खोपड़ी चलानी पड़ती है अपना, कैसे क्या कैसे कहाँ रुका जाए, कैसे क्या किया जाए। हमको लग रहा है कि अभी हम लोगों ने नाटक देखना नहीं सिखाया है, सिखा नहीं, नाटक देखते कि एक्टर जब परफॉर्म कर रहा है तो सामने से, मतलब मैं सच में बोलूँ तो नाटक में देख ही नहीं पाता, इसलिए नहीं देख पाता कि मेरे आसपास इतने तरह की एक्टिविटी हो रही है। जी जी बिल्कुल, और मुझे गुस्सा आता रहता है। आएगा, सही बात। अच्छा, मैं इतना प्रॉब्लम है कि अगर कोई आदमी बिना नहाया हुए बैठ गया बगल में तो भी नाटक नहीं देखता। खैर, तो ये बात भी सही है कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और नाटक देख पाना संभव नहीं होता उसमें। और बातें इतनी हैं, इतनी तहे हैं कि हम शायद बैठे रहे यहाँ अरसों तक तो बातें खत्म ना हो। तो मैंने गालिब के शेर से शुरुआत की थी, गालिब के शेर पे ही खत्म करता हूँ इसको। खत्म तो नहीं कहेंगे, बस एक वक्फा है। निराला भी प्ले किया था। हाँ जी, निराला प्ले किया। हाँ निराला मैंने देखा है, मतलब उसके कई शोज देखे। आपने उसका जिक्र भी किया था मेरे से कि निराला की एक्सपीरियंस कुछ। हाँ ये बता, वो भी ठीक। तब मैं फिर से गालिब पे आऊँगा। मैं निराला इसलिए कह रहा हूँ, निराला एक ऐसी राइटिंग है, अरे अद्भुत, आप कह सकते हैं कि लगभग नॉट ड्रामेटिक राइटिंग, ड्रामा है ही नहीं, म्यूजिक है, स्पीचेस हैं और वो है। और मैंने खुद जो है दिल्ली में देखा है, पटना में देखा है, जहाँ मौका मिला, क्योंकि वो डायमेंशन है कैरेक्टर। देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस, पहली बार जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो मैंने पढ़ा, मुझे कभी कविताएं बहुत पढ़ी थी कॉलेज समय के समय में। जब वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि एक लाइफ है जो यहाँ से शुरू हुई और दूसरी रात ख़त्म है। कविताएं भी जो उसमें हैं, जो कैरेक्टर के माध्यम से आ रही हैं, वो कविताएं नहीं हैं, वो उसके अंदर का एक डायलॉग है, कुछ कहना चाह रहे हैं। तो पहली जो कविता है कि सिद्ध योगियों जैसा, या लास्ट वाली जो भी है, मेरे दिमाग में यही था कि मैं अब चूँकि मैं इनके बारे में क्या जानता हूँ, तो थोड़ा बहुत जो भी मैंने जानकारी ली
उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये रही कि मैंने कहा नहीं, सबसे पहले जो मैं कर रहा हूँ, मैं इस व्यक्ति के दर्द जो भी फीलिंग है उसको पहले फील कर लूँ। वाइफ का जाना या बेटी का जाना, मैंने बहुत खोजने की कोशिश की कि वॉइस का टेक्सचर पकड़ूं, मिला ही नहीं मुझे। मैंने ठीक है, जो भी कुछ होगा मेरी अपनी है, मैं करता हूं उसको। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। कई बार ऐसे शोज़ हुए हैं जहां मुझे बहुत आनंद आया कि जहां मैंने सामने बैठे जैसे हम लोग बिल्कुल सामने बैठे हैं, लोग यहाँ सिसकियाँ सुन रहा हूँ। पृथ्वी में हम लोगों ने शो किया था, या चंडीगढ़ में शो किया, कलकत्ता में शो किया। वो एक अभिनेता की जर्नी जो होती है ना, जो 2-1 घंटे की होती है, उसमें मुझे बड़ा आनंद आया। जहाँ मुझे पता है कि ये मैं भी फील कर रहा हूँ, मैं भी रो रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है मैं हेमंत माहौर हूँ। हाँ, क्या बात। कि मैं ये हूँ और मैं उसको फील कर रहा हूँ। जो बोलता है कि मैं बेटी के विवाह में खाली हाथ था, केवल 5 आम दे पाया था, मैं खुद रोने लगा। मैंने क्या हालत होगी उस व्यक्ति की। तो वो जो है मेरा बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा उसका। जब मैंने उसको परफॉर्म किया तब मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये ऐसे कुछ रोल्स हर व्यक्ति की लाइफ में रहने चाहिए जो उसको बार बार रिवाइव करे इमोशनली, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हमारे सारे जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जो इमोशंस के या फीलिंग वाले जो है ना, वो हम समय के अकॉर्डिंग सब बहुत ऐसे हो गए हैं। शायद मुझे लगता है हाँ, बहुत मुश्किल हो गया है। आप बच नहीं सकते है ना, कि थोड़ा सा ऐसे जंप करके नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने देखी उसकी क्लिपिंग्स और बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप सब ने, मज़ा आपको आया कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई ये मौके कम आते हैं कि जब आपके शहर में कोई ऐसा कलाकार है जिसको सब जानते हैं, जिसके पास एक कैनन ऑफ वर्क है, और आपको उससे सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए। और हमने शायद कुछ सीखा हो, और आपकी एक भी बात किसी के जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन ला पाई या कुछ असर डाल पाई, तो ये हमारी सक्सेसफुल गैदरिंग रहेगी। और फिर से मैं आता हूँ उधर ही जहाँ से निकला था, गालिब की गलियों से। शुरुआत वहीं से की थी, ख़त्म वहीं पे कर रहा हूँ। ख़त्म नहीं, मतलब वक्फा है ये। फिर हम लोग हेमंत दा से मिलते रहेंगे मंचों पर और ऐसे बातचीत में। जो शुरू में मैंने कहा था कि ये गालिब के शहर में पैदा हुए, और जैसे जैसे गालिब का बढ़ा, इनका भी बढ़ा। तो गालिब का एक और शेर है कि हूँ गिरफ्तारे उल्फते सयाद, वरना बाकी है ताकते परवाज। यहाँ सयाद समय है, उल्फत हमें इनसे है, लेकिन समय जो कि सयाद है उसने हमें बांध रखा है। तो हूँ गिरफ्तार उल्फत सयाद, वरना बाकी है ताकत परवाज। सवाल कई हैं, तहें कई खुल सकती हैं, लेकिन कुछ तहें छोड़ दी जाएं ताकि अगली बार जब हम मिले तो कुछ नएपन के साथ मिले, कुछ और उत्कंठाओं और जिज्ञासाओं के साथ मिले। आप इतनी देर सब्र के साथ हमें सुनते रहे, हमारी बातें सुनी। हालांकि कुछ सवाल आपके हमें नहीं समझ आए या हमारे कुछ जवाब आपके समझ में नहीं आए होंगे, तो उसको किनारे करते हैं। एक खूबसूरत याद तो आज जरूर बन गई है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूंज भैया का और सुमन जी का और आप सबका कि अपने समय दिया। थैंक यू।